हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता क्या है। ओडिमा जो है वो प्रेजेंट होता है जब दोनों फीट में वो सीवियर वास्टिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर जो मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस है वो इक्वल ना हो, या फिर वास्टिंग उसमें ज़्यादा हो रही हो, तो वो केस होता है। अब एडिमा क्या होता है, ये देखो जैसा अभी आपको यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है ना, पैर पे ऐसे स्वेलिंग हो जाती है। और ये मोस्टली क्या होता है, पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि जैसे देखो आप यहाँ देख पा रहे हो कि फिंगर से ऐसे उसको प्रेस किया तो यहाँ पे एक पिट की फॉर्मेशन जो है वो दिखाई दे रही है आपको, कि पिट की फॉर्मेशन हो जाती है और वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, बाद में वो ज़्यादा टाइम के लिए रहती नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। इफ़ आई एम डूइंग दिस, ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा, मेरी स्किन साथ के साथ ऊपर आ रही है। लेकिन जिसको पिटिंग एडिमा होता है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक पिट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि कुछ सेकेंड्स के अंदर अपने आप वापस नॉर्मल हो जाती है, वैसी ही रहती नहीं है। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन होते हैं जो 3 से कम होते हैं, उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है SD यानी कि वेट फॉर हाइज में भी स्टंट, ठीक है, यानी कि स्टर्निंग जो देखने को मिल सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा सीवियरली वॉस्टेड जो है वो नहीं होते, लेकिन हमें वहाँ पे स्टर्निंग देखने को मिलती है। उसके बाद इसका डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं सीवियर एक्यूट जो माल न्यूट्रिशन होता है, तो हम जो वेट फॉर लेंथ है या फिर वेट फॉर हाइट जो है हम वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस यानी कि मिड जो अपर आर्म होती है उसका सर्कमफेरेंस जो है हम वो देख सकते हैं। उसके बाद ओडिमा देख सकते हैं, आप इसको ओडिमा भी कह सकते हो, एडिमा भी कह सकते हो, तो वो हम देख सकते हैं क्वाशिकर है या नहीं है विदाउट सीवियर वास्टिंग, वो चीज़ हम जो है चेक कर सकते हैं। जो चिल्ड्रन है अगर उसको एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो उसको पहले असेस्ड किया जाता है, पूरे क्लिनिकल तरीके से उसको कंफर्म किया जाता है, ताकि कोई भी अगर कोई भी डेंजर साइन है, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है या एपेटाइट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि फूड के रिलेटिंग हमारी जो भूख होती है खाने पीने के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाया जा सके। उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो जाता है और जिनको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एनोरेक्सिया की कंडीशन होती है, या फिर कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उनको क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है और उन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है फॉर केयर। ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट कर लिया जाता है। इसके बाद आती है कि हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिलती हैं जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें क्या साइन और सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। तो शोक देखने को मिलता है जिसमें कि लेथार्जिक या फिर अनकॉन्शियस हो सकता है, कोल्ड हैंड्स देखने को मिल सकते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, और जो कैपिलरी रिफिल टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऐसे आप फिंगर को कर रहे हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है, नेल वाइट हो गया, अब ये जो वापस रेड हुआ है, ये जो टाइम लेता है इसको कहते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। ठीक है, तो ये टाइम अगर स्लो हो जाता है तो वो चीज़ आप काउंट कर सकते हो, पल्स रेट रैपिड है वो, या फिर लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, लो BP है। डिहाइड्रेशन के साइन अगर दिख रहे हैं, सीवियर पाल्मर पेलर दिख रहा है, एडिमा दिख रहा है दोनों पैरों में, पिटिंग एडिमा जो अभी अभी बात की थी, आई के रिगार्डिंग कोई साइंस दिख रहे हैं यानी कि विटामिन A की डेफिशिएंसी है, तो वो चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखो वही बता रखा है कि पिटिंग एडिमा क्या होता है, कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फ्यू सेकेंड्स के लिए एक पिट जो है वहाँ पे बन जाता है जब फिंगर को हम रिमूव कर देते हैं। और ऐसे ही ये विटामिन A के बारे में बता रखा है कि वो फोटोफोबिक हो जाते हैं, यानी कि जब भी वो सनलाइट में जाते हैं या कहीं भी लाइट में जाते हैं तो वो उनके परजिस्टेंस हो जाती है, उनको एक इरेशनल सी परजिस्टेंस देखने को मिलती है, मतलब उनको अच्छा फील नहीं होता। अगर वो जाते हैं तो वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट जो है उनमें आ रही होती है। तो ये इस तरीके के जो हमें कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो जनरल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम पहले कैलकुलेटिंग वेट गेन, ठीक है, हम वेट गेन को पहले कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो करंट वेट होता है चिल्ड्रन का ग्राम्स में, और क्या होता है 3 दिन तक उसके ग्राम्स का हम वेट जो है इसमें असेस करते हैं, मतलब 3 दिन पहले जो है और अब जो है वो सारी चीज़ें हम उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं वेट गेन इन ग्राम्स, कि कितना वेट गेन हो रहा है। सेकेंडली स्टेप 2 में क्या करते हैं, कैलकुलेट एवरेज डेली वेट गेन, उसमें हम करते हैं कि कितना वेट गेन हुआ है और इसमें एवरेजली कितना गेन कर पा रहा है, वो चीज़ जो है हम इसमें देखते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, कि डिवाइड कर देते हैं चिल्ड्रन के एवरेज वेट को, ठीक है, डिवाइड बाय चिल्ड्रन एवरेज वेट इन kg, ठीक है, वो सारी जो है हम चीज़ें चेक कर लेते हैं। अगर वेट गेन है तो अगर पुअर है 5 ग्राम पर kg पर डे है तो चिल्ड्रन को रिक्वायर्ड है फुल असेसमेंट, ठीक है। अगर मॉडरेट में क्या होएगा 5 to 10 ग्राम पर kg पर डे है
तो उसको क्या है, इनटेक टारगेट्स जो हैं वो मेट कर देने चाहिए और इन्फेक्शन को ओवरलुक करना चाहिए। लेकिन अगर 10 ग्राम पर केजी पर डे से मतलब है तो वो क्या है, वो एक गुड कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। अब आगे हम जो देखते हैं वो होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि जो 6 मंथ से कम के होते हैं, उनमें मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा ऐसे कम केस होते हैं। या तो कोई माल न्यूट्रिशन जो है देखने को मिलता ही नहीं है, ऑर्गेनिक कोज हो सकता है या फिर कोई फेलियर टू थ्राइव हो सकता है, अदरवाइज मतलब बहुत रेयर जो है वो देखने को मिलता है। अब क्या क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो पता चल सकता है इन्फेंट के लिए जो होती हैं, तो रिसेंट वेट लॉस या फिर फेलियर ऑफ गेन वेट जो है हम वो चेक करते हैं। इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग है अगर, वो चीज़ हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर पिटिंग एडिमा है फीट्स में तो वो हम चेक कर सकते हैं, मतलब उससे हमें पता चल सकता है जो साइन होते हैं डेंजर के इन्फेंट के केस में। मेडिकल प्रॉब्लम कोई हो रही है तो वो देख सकते हैं। अगर कोई भी सोशल इशू रिक्वायर हो रहा है डिटेलिंग में, असेसमेंट या इंटेंसिव सपोर्ट में, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है या डिप्रेशन है केयर टेकर की या कोई और सोशल प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ जो है हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की, कि क्या ट्रीटमेंट जो वो होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और वो क्या होगी, पेरेंटल रूट से दी जाएगी, यानी कि आईवी थेरेपी, आईवी की उससे दी जा सकती है। मेडिकेशंस कॉम्प्लिकेशन है तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है हम उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी री एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम ब्रेस्ट फीड में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है मदर में या अदर कोई भी केयर गिवर है उसमें, तो उसको हम इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, दोबारा री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला से। जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और जिनमें एडिमा होता है, उसमें क्या करते हैं, उनको इन्फेंट फार्मूला देते हैं या फिर F75 जो है वो देते हैं और डाइल्यूट F100 जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक सप्लीमेंट बनता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। लेकिन जो इन्फेंट हैं जिनको एक्यूट सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है लेकिन एडिमा नहीं है, तो उनको हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कमर्शियल जो है उनको भी F75 और डाइल्यूटेड F100 देते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि हमेशा डॉक्टर की प्रेफरेंस में ही हम उनको ये चीज़ दे सकते हैं। फिर प्रिवेंशन क्या है, वो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस हम मेंशन कर सकते हैं जो भी हमने पीछे पड़ी थी, या फिर हम जो है ट्रीटमेंट करके इसको जल्दी से जल्दी क्योर कर सकते हैं।